स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर ऑप्शनल 02 लेबर इकोनॉमिक्स श्रम अर्थशास्त्र की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर में हम मजदूरी भुगतान की पद्धतियों में समय अनुसार मजदूरी भुगतान पद्धति और कार्यानुसार मजदूरी भुगतान पद्धति का विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मजदूरी निर्धारण कैसे होता है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इनकी मान्यताएं क्या हैं और आलोचनाएं क्या हैं को समझने का प्रयास करेंगे। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत। मजदूरी का तथ्य न केवल श्रमिक की आय बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वरन राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक श्रमिक के सामने जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनमें मजदूरी की समस्या सबसे गंभीर और निरंतर बने रहने वाली होती है। वास्तव में मजदूरी की समस्या वह धुरी है जिसके चारों ओर अधिकांश सम समस्याएं घूमती हैं। मजदूरी की समस्याओं को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अर्थात सामान्य मजदूरी की समस्या और सापेक्ष मजदूरी की समस्या। सामान्य मजदूरी की समस्या तो यह है कि श्रमिकों को राष्ट्रीय आय का भाग किस आधार पर मिलता है, और सापेक्ष मजदूरी की समस्या यह है कि विभिन्न स्थानों तथा विभिन्न समयों पर एक श्रेणी के श्रमिकों में मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होती है। साधारण मजदूरी को निर्धारित करने वाले विभिन्न तर्कों को मजदूरी के सिद्धांत कहते हैं। अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर मजदूरी निर्धारण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है। उसमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। पहला सिद्धांत है मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। आगे चलकर रिकॉर्डो ने भी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के आधार पर इस सिद्धांत का समर्थन किया। तत्पश्चात समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने भी इस सिद्धांत के आधार पर पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की। जर्मनी के अर्थशास्त्री लेसेल ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी तथा इसे मजदूरी का लौह सिद्धांत द आयरन लॉ ऑफ वेजेस नाम से संबोधित किया। कार्ल मार्क्स ने इसे अपने शोषण संबंधी सिद्धांत का आधार बनाया। जीवन निर्वाह सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी उनके जीवन निर्वाह व्यय के बराबर होती है, अर्थात श्रमिक को उतनी ही मजदूरी दी जाती है जितनी कि उसको जीवित रखने के लिए पर्याप्त हो। मजदूरी न तो इससे अधिक होती है और न कम। रिकॉर्डो का कथन है कि यदि श्रमजीवियों को जीवन निर्वाह स्तर से ऊंची मजदूरी दी जाती है तो उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, परिवार में वृद्धि होगी, जनसंख्या के बढ़ने से श्रम पूर्ति बढ़ जाएगी और मजदूरी घटने लगेगी। ये क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि मजदूरी गिरकर जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर तक नहीं आ जाएगी। इसके विपरीत यदि श्रमिकों को जीवन निर्वाह स्तर से कम मजदूरी दी जाएगी तो श्रमिक अपना और अपने परिवार का पालन नहीं कर सकेगा, जिससे श्रमिकों की मृत्यु दर अधिक होगी और श्रमिकों की पूर्ति कम हो जाएगी, जिससे श्रमिकों की मजदूरी बढ़ने लगेगी। ये क्रम उस समय तक चलेगा जब तक कि मजदूरी बढ़ते बढ़ते पुनः जीवन निर्वाह स्तर के बराबर नहीं आ जाती। इस प्रकार दीर्घकालीन मजदूरी केवल इतनी ही होती है कि श्रमिक के शरीर में प्राण बने रहें। इस नियम की कठोरता के कारण ही इसे लौह नियम की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार जो मजदूरी निश्चित होती है उसे प्राकृतिक मजदूरी कहा जाता है। अब हम मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत की मान्यताओं को देख लेते हैं। ये सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला है कृषि के क्षेत्र में सदा क्रमागत उत्पादन हास्यनियम क्रियाशील होता है, जिससे खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार जनसंख्या की प्रकृति सदा बढ़ने की रहती है। अब हम जीवन निर्वाह सिद्धांत की आलोचनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। जीवन निर्वाह सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है जीवन निर्वाह एक सापेक्षिक शब्द। जीवन निर्वाह स्तर क्या है, ये इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक श्रमिक की आवश्यकताएं, परिवार के सदस्यों की संख्या एवं जीवन स्तर भिन्न भिन्न होता है। जब जीवन स्तर को ठीक तरह से नहीं मापा जाता तो मजदूरी का निर्धारण करना भी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार एक पक्षीय सिद्धांत, ये सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि सिद्धांत केवल श्रम की पूर्ति पर जोर देता है और उसकी मांग की ओर ध्यान नहीं देता। वास्तव में यदि श्रम की मांग अधिक है तो मजदूरी भी जीवन स्तर से अधिक होगी। नेक्स्ट है आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं। ये सिद्धांत आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इसका प्रतिपादन औद्योगिक क्रांति से पहले किया गया था, जब श्रम की मांग कम और पूर्ति अधिक थी, अतः जब मजदूरी का निर्धारण इस सिद्धांत के आधार पर होता था। परंतु आज उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिसके फलस्वरूप श्रमिकों की मांग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, अतः अब इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रह जाता। नेक्स्ट है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित।
ये सिद्धांत माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है, जो ये मानकर चलता है कि मजदूरी बढ़ने से जनसंख्या भी बढ़ेगी, जबकि ऐसी धारणाएं पूर्णतः असत्य है, क्योंकि अनुभव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जीवन स्तर में वृद्धि हो जाने पर जन्म दर कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय संगत तथा उचित नहीं। प्रत्येक श्रमिक को, चाहे वो कुशल हो या अकुशल, जीवन निर्वाह स्तर के आधार पर सामान्य मजदूरी देना तथा मनुष्य होने के नाते श्रम को केवल उतनी ही मजदूरी देना जिससे वह केवल जीवित रह सके, न्याय संगत तथा उचित नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत वास्तविक नहीं। इस सिद्धांत के अनुसार एक विशेष स्थान पर श्रमिकों के जीवन निर्वाह स्तर समान होने के कारण सभी श्रमिकों को मजदूरी समान होनी चाहिए, परंतु व्यवहारिक जीवन में एक ही व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी भिन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आविष्कारों एवं श्रम संघ की उपेक्षा। ये सिद्धांत ये समझाने में भी असमर्थ रहता है कि आविष्कारों, उत्पादन की रीतियों में सुधार, श्रम संघों की कार्यवाही के कारण मजदूरी की दर में परिवर्तन क्यों हो जाता है। अब हम मजदूरी निर्धारण के दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत जीवन निर्वाह सिद्धांत का संशोधित तथा सुधरा हुआ ही रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रमिकों की निपुणता और कार्यकुशलता से संबंधित है, इसलिए इस तरह की मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह से अधिक होगी। इसके अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण केवल अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर नहीं होता, वरन इसके अंतर्गत मजदूरों के लिए शिक्षा, मनोरंजन आदि भी सम्मिलित है, जिनके उपभोग का श्रमिक आदि हो गया है। इस प्रकार जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत के अनुसार मजदूरी उस धनराशि के बराबर होनी चाहिए जो किसी श्रमिक के उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो, जिसका वह वर्ग आदि हो गया है। यदि मजदूरी की दर इस राशि से कम है तो श्रमिक की पूर्ति कम होगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर उससे अधिक है तो पूर्ति बढ़ेगी। अतः मजदूरी दर में जीवन स्तर के अनुरूप रहने की प्रवृत्ति होगी। अब हम मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत की आलोचनाओं को देख लेते हैं। यद्यपि इस सिद्धांत के द्वारा जीवन निर्वाह सिद्धांत के बहुत से दोषों को दूर कर दिया गया है, फिर भी इस सिद्धांत को दोष रहित नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मजदूरी और जीवन स्तर में इतना प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता जितना इस सिद्धांत में बतलाया गया है। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। पहला है निश्चित करना कठिन। इस सिद्धांत में यह बात स्पष्ट नहीं की गई है कि मजदूरी जीवन स्तर को निर्धारित करती है या जीवन स्तर मजदूरी को निर्धारित करता है। यह सिद्धांत केवल ये बताता है कि दीर्घकाल में मजदूरी तथा जीवन स्तर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है एक पक्षीय सिद्धांत। ये सिद्धांत अपूर्ण है क्योंकि इसमें केवल पूर्ति पक्ष का विश्लेषण किया गया है और मजदूरी पर पड़ने वाले मांग के प्रभाव को भुला दिया गया है। नेक्स्ट है आधारहीन सिद्धांत। इस सिद्धांत का आधार ही गलत है। जीवन स्तर एक परिवर्तनशील तत्व है, इसलिए उसको मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी सिर्फ जीवन स्तर से ही प्रभावित नहीं। यदि ये स्वीकार कर लिया जाए कि ऊंचा जीवन स्तर श्रमिक की कार्य क्षमता एवं सौदा करने की शक्ति को बढ़ाकर मजदूरी में वृद्धि कर देता है, तो ये समझना भूल होगी कि मजदूरी पर केवल जीवन स्तर का ही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है निश्चित जीवन स्तर नहीं। इस बात की भी आलोचक आलोचना करते हैं कि जीवन स्तर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कि श्रमिक आदी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का कोई एक निश्चित जीवन स्तर नहीं होता। इन आलोचनाओं के होने के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत में सत्यता का कुछ अंश अवश्य है। अब हम मजदूरी कोष सिद्धांत को देख लेते हैं। मजदूरी कोष सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। स्मिथ के पश्चात रिकार्डो और माल्थस ने इसका समर्थन किया, परंतु इसकी पूर्ण रूपेण व्याख्या प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर J.S. मिल ने की। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है मजदूरी कोष अथवा पूंजी का यह भाग जिसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से मजदूरी अथवा श्रम की सेवाएं खरीदने के लिए हो। ये कोष निश्चित होता है तथा इसका निर्माण पिछली बचत के आधार पर होता है। दूसरा है श्रमिकों की संख्या। जितने अधिक श्रमिक होंगे उतनी ही मजदूरी कम होगी तथा जितने कम श्रमिक होंगे उतनी ही अधिक मजदूरी होगी, क्योंकि कोष निश्चित है और समस्त कोष का उपयोग श्रम के लिए किया जाता है। मिल के अनुसार मजदूरी श्रमिकों की मांग और पूर्ति पर अथवा जनसंख्या और पूंजी के अनुपात पर निर्भर करती है। मजदूरी कोष सिद्धांत के अनुसार मजदूरी ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। मजदूरी की दर बराबर मजदूरी कोष अपॉन श्रमिकों की संख्या। इस सिद्धांत के अनुसार
मजदूरी में वृद्धि केवल दो प्रकार से ही संभव है, या तो कोष में वृद्धि की जाए या मजदूरों की संख्या में कमी की जाए। चूंकि कोष पिछली बचत का परिणाम है, इसलिए उसमें वृद्धि करने में समय लगेगा। मजदूरी में तब तक वृद्धि नहीं होगी जब तक कि जनसंख्या पर नियंत्रण तथा अन्य उपायों द्वारा मजदूर अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करते। यदि मजदूरी कोष में वृद्धि हुए बिना अथवा मजदूरों की संख्या में कमी आए बिना मजदूरी की दर में वृद्धि होती है, तो इसका लाभ एवं सूद की दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, फलतः उत्पादन कम होगा एवं इस प्रकार अंत में मजदूरी की दरों में कमी हो जाएगी। अब हम मजदूरी कोष सिद्धांत की आलोचनाओं को देख लेते हैं। पहली आलोचना है मजदूरी कोष निर्माण का आधार स्पष्ट नहीं। मजदूरी कोष सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की दर कुल मजदूरी कोष में श्रमिकों की संख्या का भाग देकर निकाली जाती है, लेकिन वह ये बताने में असमर्थ है कि मजदूरी कोष स्वयं कैसे बनता है तथा इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है। नेक्स्ट है श्रमिकों की कुशलता की अवहेलना। यह सिद्धांत श्रमिकों की कार्यकुशलता पर कोई ध्यान नहीं देता। श्रमिकों की कुशलता में भिन्नता होने के कारण उनकी मजदूरी में भिन्नता होती है, किंतु मजदूरी कोष सिद्धांत सभी श्रमिकों को एक समान मान लेता है और इस प्रकार श्रमिकों की मजदूरी में अंतर की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण मान्यता। सिद्धांत की ये मान्यता भी त्रुटिपूर्ण है कि मजदूरी में वृद्धि पूंजीपतियों के लाभ को कम कर देती है तथा मजदूरी में कमी लाभ को बढ़ा देती है। वास्तव में बढ़ते हुए प्रतिफल के कारण तथा ऊंची मजदूरी के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की उच्च कार्यक्षमता के कारण कुल उत्पादन में इतनी वृद्धि हो सकती है कि मजदूरी तथा लाभ दोनों में वृद्धि हो जाए। नेक्स्ट है एक पक्षीय सिद्धांत। ये सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि ये श्रम की मांग मजदूरी कोष को यथास्थिर मानकर मजदूरी को केवल श्रम की पूर्ति पर आश्रित बना देता है। नेक्स्ट है अवास्तविक विचार। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी कोष निश्चित होने के कारण यदि किसी व्यवसाय में श्रमिक की मजदूरी बढ़ जाती है तो अन्य उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी में भी कमी हो जाएगी, परंतु ये विचार वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब किसी एक व्यवसाय में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है तो साथ साथ अन्य व्यवसायों में भी मजदूरी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी दर की असमानता को बताने में असमर्थ। ये सिद्धांत ये बताने में भी असमर्थ है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में तथा विभिन्न स्थानों पर मजदूरी की दरें भिन्न भिन्न क्यों होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक अनुभव के विरुद्ध। ये सिद्धांत वास्तविक अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि सामान्यतः नए उद्योगों में जिनमें पूंजी की कमी होती है वहाँ मजदूरी ऊंची रहती है, परंतु पुराने उद्योगों में जहाँ पूंजी अधिक प्रचुर होती है मजदूरी नीची रहती है। मजदूरी कोष सिद्धांत जीवन निर्वाह सिद्धांत की अपेक्षा अधिक सुधरा हुआ है, क्योंकि ये मांग और पूर्ति दोनों से संबंधित घटकों को विचार में लेने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार इसमें श्रम की पूर्ति पर आधारित सिद्धांत के विकास के लिए एक आधारशिला का काम किया है। इस प्रकार आज हमने मजदूरी निर्धारण के सिद्धांतों के अंतर्गत मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी के जीवन स्तर सिद्धांत और मजदूरी कोष सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम मजदूरी निर्धारण के अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।